ये जानेंगे कि प्रदेश के संगठन से लेकर के और आज की मौजूदा जो राजनीति है उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो कैसी रही है और भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, कितना सशक्त हो रही हैं। इन सारे विषय पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले अर्चना जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना जी, आपसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा, हालांकि राजनीतिक विषय बहुत सारे हैं लेकिन चूंकि आप खुद एक महिला हैं तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हम लोग बहुत सुनते रहे, बहुत बातें होती महिला सशक्तिकरण की, वीमेन एम्पावरमेंट की। क्या वाकई में आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में महिलाएं वाकई में सशक्त हो रही हैं, चाहे पॉलिटिकल हम लोग देखें या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग देखें, या हमारी वो गृहिणियां, क्या वो सशक्त हो पा रही हैं सही मायने में? देखिए, एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति में एक महिला प्रधानमंत्री रही, महिला रूलिंग पार्टी की अध्यक्ष रही, लेकिन कभी भी महिलाओं को ऐसे नहीं लगा कि हम मजबूत हुए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते ही साथ मेरा जिला जहां से मैं आती हूँ वहां पर उन्होंने सबसे पहला जो कार्यक्रम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके हर स्टेप पे उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करी कि बेटों को खिचड़ी में घी देती है माताएं, और बेटियों को जब खिचड़ी में घी डालने की बात आती है तो उनका हाथ रुक क्यों जाता है। कुआं पूजने की बात हो, चाहे बेटों के पैदा होने पे थाली बजने की बात हो, हर एक विषय मैं ये मानती हूँ कि जब बेटियों को बचपन से ही उनकी सोच कमजोर कर दी जाती है कि हम कहीं ना कहीं बेटों से कम हैं, हम सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं, तो जब वो बेटियां बड़े होके चाहे किसी भी परिवेश में जाती हैं तो उनमें एक मिनट में तो हम सेम जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं भर सकते। लेकिन उन्होंने हर स्टेप पर बेटियों को मजबूत करने के लिए कि बेटियां स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, उनका पोषण उनको मिले, उनकी वैक्सीनेशन हो, सबसे बड़ी बात उनका सोच परिवर्तन हो। और इस सोच परिवर्तन का मैं एक बहुत रिसेंट आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है जी। और अभी 25 नवंबर को उसकी शादी हुई और सबसे पहले उसने पंडित जी को बुला के ये कहा कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं जिसका आप दान करोगे, कन्यादान शब्द जो है वो मेरे फेरों में नहीं आना चाहिए। और ये इतना बड़ा जो सोच का परिवर्तन था, इतना जो उसके अंदर आत्मविश्वास था, ये बहुत हद तक मोदी जी की हर एक सोच जो उस प्लेटफॉर्म पे वो दे रहे हैं उससे वो परिवर्तन आया। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी एक आम गृहिणी कि उसकी आंख में, एक गांव की बेटी की आंख में कितने आंसू आते थे जब वो शौचालय के लिए घर के बाहर जाती थी। पूरा दिन कैसे वो शौच को रोक कर बैठी रहती थी, दिन ढलने की इंतजार करती थी। लेकिन इससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं करी उन बेटियों के वो शौचालय मिले। बेटियों को इतनी दूर दूर से महिलाओं को अपनी रसोई में जल लेकर आना पड़ता था, किसी प्रधानमंत्री ने चिंता नहीं करी कि हर बेटी के घर में, हर महिला के घर में स्वच्छ जल आए। किसी ने चिंता नहीं करी आज तक कि जब चूल्हा भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं जलाती हैं तो कैसे उनकी आंख में आंसू आते हैं और बिना बीड़ी सिगरेट पिए ही कैसे वो दमे की और कैसे वो कैंसर की शिकार होती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद हर एक वो पहलू भारत की बेटियों के पिता की तरह, हम भारत की बेटियों के बड़े भाई की तरह उन्होंने हर एक पहलू को छुआ। और आज मैं खुद एक महिला हूँ, डॉक्टर भी हूँ, ये मेरे लिए भी सोच का विषय कभी कभी हो जाता है जब मैं खाली बैठ के सोचती हूँ कि क्या भारत का प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील तक हो सकता है कि बेटियों को गंदा कपड़ा इस्तेमाल ना करना पड़े। 1 रुपए में उनको सैनिटरी नैपकिन भी उन्होंने उपलब्ध कराया। प्रोसेस कैसे बदला? मतलब इसके लिए आप मानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूंकि खुद संवेदनशील हैं इसलिए, या इसके पीछे कुछ और चीजें भी दिखती? चूंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या सोसाइटी में वो चीजें उस तरह से हुई हैं या प्रधानमंत्री ने उस चीज को बढ़ाया, उस ओर उन्होंने इशारा किया या उन्होंने उसके लिए प्रयास किए, इसलिए ये हो पाया? प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब 2015 में पानीपत से एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, तो वो जब उन्होंने नारा दिया उसके बाद हर एक स्टेप में, कि चाहे वो आर्मी स्कूल्स हैं, चाहे महिलाएं पायलट हैं, चाहे आज महिलाओं में नारी वंदन का कार्यक्रम है कि महिलाओं को 33% राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिले, और हर एक स्टेप पर
उन्होंने महिलाओं के वो साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और जब भारत का प्रधानमंत्री बेटियों के साथ खड़ा था तो धीरे धीरे करते हुए, चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी मजबूत हुई, बेटियों का पोषण मजबूत हुआ, और हर स्तर पर फिर आज अगर हम देखें तो जब जनधन खातों की उन्होंने शुरुआत करी तो 30 करोड़ से भी ज्यादा हमारी महिलाएं, जिन्होंने कभी बैंक की शक्ल भी नहीं देखी होगी, बैंक की दहलीज पे पैर नहीं रखा होगा, 30 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को जीरो बैलेंस पर खाता मिला। मानती ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हाल ही में बिहार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, या जितने भी स्टेट में, हरियाणा एग्जाम्पल है उसका, तीसरी बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। ये कहा जाता है कि महिलाएं बड़ा कनेक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और महिलाओं का एक अलग से वोट बैंक मोदी जी के साथ जुड़ता है। क्या ये सारे कारण है उसके पीछे? देखिए कितनी बड़ी बात कि अगर आज हम बात करते हैं, मोदी जी ने महिलाओं को आवास दिया, जब उन्होंने गरीब लोगों को आवास दिया तो उसमें जो बाहर जो तख्ती लगती है वो महिला के नाम पर, तो जब मेरे घर के बाहर अगर मेरे नाम से नेम प्लेट लगी है, जो एक पितृ प्रधान देश है, तो वहां पर आप सोचिए कि महिलाओं के अंदर कितना बड़ा आत्मविश्वास आता है। ड्रोन दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज देखिए, आज भारत में 1 करोड़ से के करीब 90 लाख 1 करोड़ के करीब सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, जिसमें करीब 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, क्योंकि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 से 11 बहनें होती हैं। 10 करोड़ बहनों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, वो बहनें अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। और जब महिला कमाती है तो उसके अंदर जो विश्वास होता है, जो वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए उसको इधर उधर देखना पड़ता था, वो अब नहीं देख सकती, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। और जो बेटियों और बेटों की जब पढ़ाई की बात आती थी, तो बेटों को तो पढ़ने दिया जाता था, लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ने दिया जाता था, क्योंकि महिला खुद मजबूत नहीं थी। जी। लेकिन जब वो बहनें अपने खुद पैसे कमा रही हैं, उनके हाथ में पैसे हैं, तो वो अपनी बेटियों को भी पढ़ा रही हैं, बेटियों को वो स्कूल से निकाल नहीं रही हैं। तो जिस तरीके से महिलाओं को आर्थिक समृद्धि मिली, वो अपने पैरों पर खड़ी हुई। और उसी तरीके से मुद्रा लोन की जब हम बात करते हैं, उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी भारत की बेटियों के साथ, भारत की बहनों के साथ खड़े हुए। अच्छा, एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि विपक्ष भी जो आक्षेप लगाता है या जिस चीज को लेकर के, जैसे अभी हाल में मैंने एग्जांपल दिया कि बिहार में जब चुनाव हुआ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको एक मुश्त 10,000 रुपए दिए गए। इस तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि लाडली बहना योजना है, लाडो लक्ष्मी योजना हमारे हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस तरह से योजनाएं हैं। क्या ये इन्फ्लुएंस करने के लिए या वाकई में सशक्तिकरण के लिए? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। मैंने पहले बोला, इंदिरा गांधी जी कितने लंबे समय तक देश की प्रधानमंत्री रही, सोनिया गांधी जी रूलिंग पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, और उसके बाद भी महिलाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज अगर हम 10,000 रुपए बिहार में बहनों को एक मुश्त देने की बात करें, चाहे अभी हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कौन सी बहनों के लिए इन योजनाओं की शुरुआत करी, वो बहनें जो बहुत गरीब परिवारों से आती हैं। 2100 रुपए देने से वो बहन, मैं ये मानती हूँ कि अपना छोटा सा व्यापार, कोई अचार का, कोई पापड़ का, कोई वड़े का, छोटे छोटे व्यापार बहनें जो है अपने घर में शुरू कर सकती हैं। छोटी छोटी जरूरतें जिनके लिए उनको इधर उधर देखना पड़ता था, वो जरूरतें उन बहनों की पूरी हो रही हैं। और भारत की जो बहनें हैं, जो भारत की महिला शक्ति है, वो आज, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, वो आज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि इतने लंबे समय तक कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, लेकिन जब 3 तलाक का मुद्दा आया तो उन बहनों के साथ कौन खड़ा हुआ? उन बहनों के साथ केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए। लेकिन इसी में एक विषय और जोड़ता हूं मैं, अर्चना जी, चूंकि आपने कहा कि महिलाओं का एक विश्वास है मौजूदा सरकार के ऊपर, चाहे आप हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें या देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं इस समय जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें SIR को लेकर के विरोध है, और फिर अभी हम लोगों ने देखा 14 तारीख को कांग्रेस ने एक बड़ी रैली करी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर के नाम पर, और ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आप लोग मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज को मैनेज कर लिया है, इलेक्शन में आपने वोट चोरी करके सरकार बनाई, जनता का आप पे भरोसा नहीं है। विपक्ष का ये जो नैरेटिव है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष हमेशा गलत नैरेटिव सेट करता है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,
एक ही परिवार के तीन तीन सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और तीनों चुन के आए हैं। तो अब आप ये बताइए कि एक ही परिवार के तीन तीन लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर वोट चोरी हो रही थी तो फिर तो आपको वायनाड से अगर आज बात करें तो कैसे आप चुन के आ रहे हो वायनाड से। और माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी के पूरे हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया कि वोट चोरी की बात थी तो जब जवाहरलाल नेहरू वर्सेस सरदार वल्लभ भाई पटेल हाँ। की जब हमारे चुनाव की बात थी तो वल्लभ भाई पटेल जी को तो 30 वोट मिले और जवाहरलाल नेहरू जी को तो 2 वोट मिले। और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। वोट चोरी किसने करी? इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव कैंसिल कर दिया कि उन्होंने गलत तरीके से मतदान करवाया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? इमरजेंसी लगा दी। तो आप खुद देखिए। और सोनिया गांधी जी तो अभी भारत में उनको नागरिकता भी नहीं मिली थी, नागरिकता मिलने से पहले उन्होंने वोट पोल कर दिया। तो आज कौन सी पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है? आज जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हम कह रहे हैं कि हर प्रांत में होना चाहिए, तो आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में आज घुसपैठिए, चाहे वो बंगाल हो चाहे बिहार हो, हर प्रांत में कितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए आए हुए हैं। तो आज मेरा हर भारतीय का जो मूलभूत अधिकार है कि वो वोट डाले और वो अपनी सरकार चुने, उसकी बजाय अगर बाहर से आए हुए घुसपैठिए हमारे लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर वो वोट डालेंगे तो हम लोगों के वोट की क्या वैल्यू रहेगी? अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं और संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी अर्चना जी आपके पास में है, क्योंकि हम लोग जब सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ओवरऑल है उसमें, मतलब आप पार्टी के अंदर भी क्या महिलाओं को उस तरह से भूमिका मिल रही है? खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपके पास एक बड़ा पद है, लेकिन क्या महिलाएं उस तरह से अब आपको दिख रहा है संगठन के अंदर या बड़ी जिम्मेदारियों में कैसे सशक्त हो रही हैं राजनीतिक तौर पे? महिलाओं का सशक्तिकरण की जहां तक राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में है तो 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ही लेकर आई है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 50% आरक्षण जो है पंचायती राज में महिलाओं को देने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी थे, जिन्होंने पंचायतें पढ़ी लिखी भी हो और 50% महिलाओं को भी मिले, जिसकी चिंता उन्होंने करी। और अभी जैसे पार्टी ने मुझे चुनाव अधिकारी हरियाणा की जिम्मेवारी दी, तो हमने हरियाणा में इस बार 30 मंडल अध्यक्ष महिलाएं जो हैं वो पहली बार हरियाणा में बनाई। 5 हमारी जिला अध्यक्ष महिलाएं हैं और हम पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंडल स्तर तक जो 33% आरक्षण है उसमें हम बहनों को लेकर आए और लेकर आ रहे हैं। लेकिन अर्चना जी, महिलाएं ये राजनीतिक तौर पर क्या उतना मुखर आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी, जैसे पंचायतों में हम लोगों ने देखा कि पहले एक सिस्टम था कि जैसे कुछ सीटें आरक्षित महिलाओं के लिए हैं तो नाम के लिए तो महिलाएं लड़ती थी, लेकिन उसका कामकाज हम लोग देखते थे कि उनके पति उसको निभा रहे हैं। तो क्या वो चीजें ग्राउंड पर उस तरह से हो पा रही है? देखिए, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि पहले जब महिला सरपंच लड़ती थी तो उनके पति या उनके ससुर जो है वो राजनीति करते थे। लेकिन जैसे जैसे विचार मोदी जी लेकर आए कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरीके से कम नहीं है, जैसे जैसे उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अगर हम जाएं तो आज जैसे गांव में भी मेरा काफी प्रवास रहता है और वैसे भी मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, तो अब ये स्थिति नहीं रही है कि जिस भी गांव में जाते हैं तो उनके पति या ससुर ही आएंगे। अब वो महिलाएं जो हमेशा घूंघट में रहती थी वो आज घूंघट छोड़कर और वो आके साथ में कुर्सी डालकर बैठती है, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने, माननीय नायब सिंह सैनी जी ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जो भी बैठक में सरपंच अपेक्षित है या महिला अपेक्षित है तो वो उस बैठक में महिला ही आएगी, उसका कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है मैं हरियाणा में भी देखती हूँ और पूरे के पूरे देश की बेटियों की सोच में देखती हूँ। अच्छा अर्चना जी, अब थोड़ा हरियाणा की भी बात कर लेना चाहता हूं, क्योंकि हरियाणा में इस समय हम लोग देखने तो अभी तो सदन की कार्रवाई चल रही है, हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा के अंदर जो विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष का काम है वो उन मुद्दों को उठाता है। लेकिन हरियाणा में अगर, क्योंकि आप एक्टिव हैं हरियाणा के अंदर, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में आपके पास में है,
तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वाकई में हम कर पाए हैं और उसमें हम और बेहतर करने की गुंजाइश में हैं और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम पायदान पे, जो आप लोग का एक स्लोगन भी है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो वैसे क्या योजनाएं आपको हैं जो लग रहा है कि समाज को विकास की दिशा में या हरियाणा को विकास की दिशा में ले जाए? देखिए, अगर आप 11 साल पहले हरियाणा की राजनीति देखें तो चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे इनेलो की सरकारें थी, हरियाणा जो है एक भ्रष्टाचार का गढ़ था। जो किसी राजनेता के आस पास जो लोग घूमते थे या किसी एक समुदाय के लोग रहते थे, तो जितनी भी नौकरियां जाएंगी या किसी एक क्षेत्र में जाएंगी या किसी एक समुदाय को जाएंगी, या जो लोग राजनेताओं के आसपास रहते हैं वो जाएंगी, या लोग अपना घर, जमीन या गहने बेच के नौकरी हरियाणा में ले पाते थे। हमारे 11 वर्ष पहले माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और एक ऐसी योजना वो लेकर आए कि बिना पर्ची बिना खर्ची, पहली बार जो हरियाणा के युवा पूरे के पूरे नशे की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है या पहचान नहीं है तो हमें नौकरी नहीं मिल सकती और हम नहीं पढ़ेंगे। और वो हरियाणा का युवा जो है पथ भ्रमित हो गया था। लेकिन आज हरियाणा की सरकार ने, और उसी कॉन्टिन्यूएशन में आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 1 लाख के करीब हमने नौकरियां जो है हरियाणा में वो बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। उसी तरीके से जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो जो ट्रांसफर्स थी, उन्होंने सारी की सारी ट्रांसफर्स जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करी कि 3 साल के बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आप कहाँ जाना चाहते हो, कंप्यूटर उठाएगा और आपको ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो मिल जाएगी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल उन्होंने शुरू किया ताकि किसान को जो है लाभ मिले। आज हमारी जो मंडियां हैं वो धीरे धीरे ई मंडी की तरफ बढ़ रही है, और जो माननीय मनोहर लाल जी ने काम बहुत सारे शुरू किए और उन्हीं कामों को आगे बढ़ाते हुए आज नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक चीज मैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज, मैं 1 मिनट एक बात पूरी करना चाहती हूँ। उन्होंने एक चीज शुरू करी कि पहले भी हमारा ई पोर्टल रजिस्ट्री के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया, और आगे बढ़ते हुए नायब जी ने उसमें कि अगर आपने 3 दिनों तक नायब तहसीलदार या तहसीलदार ने रजिस्ट्री नहीं करी तो आपकी कंप्यूटर से विंडो क्लोज हो जाएगी एंड इट विल गो टू DRO, एंड अगर वो भी 2 दिन में नहीं करता तो इट विल गो टू ADC। तो जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये एक हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें जोड़ रहा था, क्योंकि जब आपने कहा कि आप चीजों को डिजिटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं, और ये आप लोगों का है भी मोटिव कि भाई चीजें जितना डिजिटाइज आप करेंगे ट्रांसपेरेंसी उतनी ज्यादा आएगी, लेकिन इसी को बिल्कुल दूसरी तरफ परिप्रेक्ष्य में जो विपक्ष है वो कहता है कि पोर्टल की सरकार है, हर चीज के लिए आप एक पोर्टल खोल देते हैं, लोग उतने शिक्षित हैं नहीं, लोग उसमें फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, किसानों को लेकर के खासतौर से ये बातें और ज्यादा कही जाती हैं, तो ये पोर्टल की सरकार है, हर चीज के लिए पोर्टल बना देती है। देखिए, जब अभी हमारा 2024 में जब हमारा विधानसभा का और लोकसभा का जब चुनाव था, तो आप देखिए तब लोग कहते थे, तब कांग्रेस की जो भी उनकी कैंपेन चल रही थी वो चल रही थी कि पोर्टल पर ही लोग वोट दे देंगे। लेकिन लोगों ने किसको चुना? लोगों ने पारदर्शिता को चुना, लोगों ने ईमानदारी को चुना, लोगों ने, जो आप अंत्योदय की बात कर रहे हैं कि एक एक गरीब परिवार की आज जो है चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीब लोगों की, रिक्शा वाले के, टायर का पंक्चर लगाने वाले के, ऐसे ऐसे गरीब लोग जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे कभी सरकारी नौकरी में जाएंगे, ऐसे बच्चों का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हुआ। और जहां तक पोर्टल्स की बात है, हर पोर्टल पर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब वो तो हरियाणा के लोगों को अनपढ़ ही रखना चाहते थे, लेकिन आज कि 100% लिटरेसी हो, इसके लिए हर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आज हरियाणा में कॉलेज देने की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। तो आज हमारे हरियाणा के बच्चे अनपढ़ नहीं है। आज हरियाणा बहुत तेजी से बढ़ते हुए राज्यों में से एक राज्य है। अच्छा अर्चना जी, चूंकि आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, उनके साथ भी बड़ा करीब से आपने देखा, उनके साथ भी आपने काम किया। अभी माननीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा का स्लोगन इस समय हम लोग देख रहे हैं चल रहा है। लेकिन चूंकि आपका संपर्क रहा है, आपने दोनों की कार्यशैली को देखा है, कैसे आकलन आप करेंगे अगर दोनों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ? जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी बने
तो उनके पास भी संगठन का एक बहुत लंबा अनुभव था। और उसके बाद जैसे ही वो सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहला जो काम मैं आपको बता रही हूँ कि हरियाणा जो है, हरियाणा की राजनीति पूर्णतया भ्रष्टाचार की गढ़ थी। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, तीनों ही मुद्दों से बाहर निकल के कि मैं हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में विकास करवाऊंगा, कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद और कोई भ्रष्टाचार मैं नहीं होने दूंगा हरियाणा में। और बहुत मजबूती से, हालांकि उस समय उनके लिए मुश्किल था काम करना, क्योंकि हरियाणा के लोगों को आदत नहीं थी किसी भी तरीके के पोर्टल की। और उसी तरीके से जब आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बने, तो नायब सिंह सैनी जी को संगठन का भी और सरकार का भी, क्योंकि उससे पहले वो सांसद रहे, उससे पहले वो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे श्रम विभाग में, तो उनके पास भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी और संगठन के भी अलग अलग दायित्वों पर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी रह चुके हैं। तो वो भी काफी सारी योजनाएं जो माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू करी थी वो उनको आगे लेके जा रहे हैं। और उसके साथ और भी नई योजनाएं, जैसे उन्होंने हैप्पी कार्ड शुरू किया अभी महिलाओं के लिए, वो तो गरीब परिवारों के लिए, सबके लिए हैप्पी कार्ड है कि आप 1000 किलोमीटर की यात्रा 1 वर्ष में फ्री कर सकते हैं। फिर उन्होंने 2100 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी। फिर उसी तरीके से राइट टू सर्विस एक्ट के हर विंडो, अगर आपने निर्धारित समय में अधिकारी ने काम नहीं किया तो वो विंडो जो है उसके ऊपर बंद हो जाएगी। हरियाणा की मंडियों में और अच्छे तरीके से काम कैसे हो, तो जितनी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू करी, उन्हीं योजनाओं को आगे लेकर जाते हुए और उन योजनाओं में और बेटर कैसे हो सकता है हरियाणा, उसकी चिंता करते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी काम कर रहे हैं। चलिए अर्चना जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे लिए आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें महिला सशक्तिकरण समेत राजनीति